दाऊद इब्राहिम, जिसे अंडरवर्ल्ड की दुनिया के सबसे बदनाम क्रिमिनल होने का खिताब हासिल है, लेकिन क्या आपने कभी ये कहानी सुनी है जिसमें दाऊद ने किसी का कत्ल किया हो? हमेशा तो यही सुनने को मिलता है ना कि अगर दाऊद को किसी को अपने रास्ते से हटवाना है तो ये काम वो अपने किसी न किसी शूटर से ही करवाता था और आज भी करवाता ही है। लेकिन कहानी ये भी है मेरे पास कि जब दाऊद खुद एक बार कत्ल करने के लिए निकल पड़ा था, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी रही होगी जो दाऊद खुद ही किसी को मारने निकल पड़ा? देखिए अभी इस कहानी में आगे। बात उस समय की है जब मुंबई के अंडरवर्ल्ड की दुनिया में धीरे धीरे पुराना ग्रुप जो है वो कमजोर होता चला जा रहा था। हाजी मस्तान चुप होकर बैठ गया था, वर्दा भाई साउथ इंडिया चला गया और बचे करीम लाला। तो उसकी अगली पीढ़ी जो है वो आ चुकी थी, वो थी पठान गैंग और उसी नाम से वो मशहूर हो रहे थे, जो पाकिस्तान के बॉर्डर पर ड्रग्स की स्मगलिंग किया करते थे। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब बंबई की सड़क पर दाऊद के सामने अफगान का पठान खड़ा हो गया। दाऊद तो चाहता था कि वो उसकी चमड़ी उधेड़ दे, लेकिन बाजी पलट गई और फिर बीच बाजार दाऊद को अफगान से आए इस पठान ने इस कदर कूटा कि इलाके में खड़े लोग बस देखते रह गए, क्योंकि वो पठान कोई और नहीं बल्कि खुद करीम लाला था। वो करीम लाला जो मुंबई अंडरवर्ल्ड का पहला डॉन माना जाता है, वही करीम लाला जिसे अदालत में बैठे मजिस्ट्रेट का भी कोई खौफ नहीं होता था। लेकिन दाऊद भी कोई छोटी चिड़िया तो नहीं था, फिर भी करीम लाला उसके गिरेबान तक कैसे पहुंचा? अब अफगान से आए जिस लाला की हम बात कर रहे हैं उसे अफगानिस्तान में पश्तून समुदाय का आखिरी राजा भी कहा जाता है। लेकिन पश्तून का ये सो कॉल्ड राजा 21 साल की उम्र में ही हमारे देश भारत में आ गया, मतलब आज़ादी से भी पहले, करीब 1932 के आसपास। उस वक्त जब दाऊद की पैदाइश भी नहीं हुई थी। बंबई आकर उसने डॉक से हीरे और जेवरात की तस्करी करने का काम शुरू किया। लगभग 8-10 साल के वक्त में ही उसने इस काम में अपनी एक तरफा पकड़ बना ली। लेकिन उसके डॉन होने का जो रुआब दिखा भारत में वो आज़ादी के बाद। बंबई में वसूली, दारू, जुए के अड्डे और हीरे जेवरात की जो तस्करी होती थी, उस धंधे में करीम लाला का एक छत्र राज चलता था। कहते तो ये भी है कि बंबई में लाला के पहले सिर्फ तस्करी होती थी। दारू, जुआ, वसूली और हत्या जैसे धंधे तो लाला का ही देन है। एक तरफ जहां हाजी मस्तान की छवि एक ऐसे डॉन की थी जिसने अपने काले धंधे के लिए न कभी गोली चलाई और ना ही किसी का खून बहाया, वहीं लाला का पठान गैंग जाना ही जाता था, जिसके पास मसल पावर था और जिसकी भी चाहे वो बोलती बंद करवा सकता था। इधर बंबई में 1950 से 80 के बीच लाला का धंधा परवान चढ़ रहा था, तो उसी वक्त दूसरी तरफ कांस्टेबल कास्कर का बेटा जवान हो रहा था। वैसे तो कांस्टेबल कास्कर के कई बेटे थे, लेकिन लाला के रास्ते में दखल देने वाला था दाऊद इब्राहिम कास्कर। बंबई के क्राइम जगत में वो घुसा तो था घड़ियों की हेराफेरी करके, लेकिन जल्द ही उसे बंबई नगरी छोटी लगने लगी। शहर से लगे दरिया से होने वाला तस्करी का करोड़ों का कारोबार उसे बड़ा लगने लगा। अपने बड़े भाई शब्बीर के साथ दाऊद भी इस तस्करी के धंधे में कूद गया, जहां उसका सामना हुआ लाला के पठान गैंग से। इनके दुश्मनी के वजह से होने वाले गैंगवार से हाजी मस्तान को बहुत नुकसान हो रहा था। वो हाजी मस्तान जिसके बारे में मैं आपको कहानी सुना चुका हूँ कि कैसे तस्करी में उससे बड़ा उस समय में कोई नाम नहीं था और कैसे उसके ऊपर बॉलीवुड में फिल्म भी बन रही थी। इस कहानी का लिंक ऊपर आई बटन में आप देख सकते हैं। खैर आते हैं कहानी पर। तो मस्तान इस गैंग वार के बाद करीम लाला और दाऊद के बीच में सुलह भी करवाई थी और एरिया भी बांट दिया था। हाजी के सपोर्ट के वजह से अब करीम लाला दाऊद से सीधे भिड़ नहीं रहा था। दूसरी तरफ दाऊद तो रोज ही सोने के स्मगलिंग के नए नए तरीके निकाल रहा था, जिससे उसका कनेक्शन डायरेक्ट दुबई में भी बन गया। लाला के पठान गैंग से दाऊद की ये तरक्की देखी नहीं जा रही थी।
थे, वो चाहते थे कि दाऊद और उसके भाई शब्बीर को वो किसी भी तरह अपने रास्ते से हटा दें। लेकिन पठान गैंग का जो मुखिया था करीम लाला, वो ऐसा कुछ कर नहीं पा रहा था, क्योंकि उस समय मुंबई में सबसे पावरफुल जो डॉन थे हाजी मस्तान, उसका हाथ दाऊद के ऊपर था, इस वजह से वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। लेकिन उसी पठान गैंग में एक मेंबर था जिसका नाम था अमीरजादा पठान। वो किसी भी तरह से दाऊद और उसके भाई को जान से मार देना चाहता था। इसी बीच अमीरजादा को पता चलता है कि जो दाऊद का बड़ा भाई है शब्बीर इब्राहिम, उसका कमाठीपुरा में एक वेश्या के साथ चक्कर चल रहा है। उसके साथ वो किसी कपल के तरह मुंबई में घूमता रहता है इधर उधर। इसके बाद अमीरजादा क्या करता है कि चित्रा नाम की जो वेश्या होती है कमाठीपुरा में, उसकी जो खास सहेली होती है जिससे वो शब्बीर के बारे में बातचीत किया करती थी, उससे वो दोस्ती कर लेता है और उससे इन्फॉर्मेशन निकलवाने लगता है। और एक दिन चित्रा के सहेली से ही अमीरजादा को पता चलता है कि चित्रा जो है वो 12 फरवरी को अमीरजादा के साथ लोनावला जाने वाली है घूमने के लिए। फिर क्या अमीरजादा को समझ में आ जाता है कि यही वो मौका है जब उसे मारा जा सकता है, क्योंकि वो अकेले होगा एक लड़की के साथ। उसके बाद वो शब्बीर के मौत की प्लानिंग करने लगता है और अपने साथ वो ले लेता है मन्या सुरभि को। अब यहाँ पे देखिए, जो मन्या सुरभि होता है, इसका दाऊद से कुछ पर्सनली लेना देना, कोई दुश्मनी नहीं होता है, लेकिन फिर भी अमीरजादा उसे इसलिए चुनता है क्योंकि उसे पता था कि अगर मन्या सुरभि किसी काम को ले लेगा तो वो पीछे नहीं हटेगा और जो ये शब्बीर है उसका अंत होके ही रहेगा। ऊपर से जो ये मन्या सुरभि था वो जेम्स हेडली चेस के नोबेल का दीवाना था, और फिर जो शब्बीर को मारने की प्लानिंग भी वो किसी नोबेल की तरह ही रचता है। तो वो 12 फरवरी 1981 की रात होती है, तकरीबन 1 बज रहे होंगे। जो दाऊद का भाई है शब्बीर इब्राहिम, वो अपने मासूका चित्रा के साथ सफ़ेद रंग के प्रीमियर फिएट गाड़ी में घूमने के लिए निकला। गाड़ी सड़क पर दौड़ने लगी और कमाठीपुरा से जैसे ही बाहर निकला तो शब्बीर देखता है अपने रियर व्यू मिरर में कि उसके पीछे से एक सफ़ेद एम्बेसडर आ रहा है जो दुल्हन की तरह सजा हुआ है। उसे देखकर वो मुस्कुरा देता है और चित्रा से कहता है कि लगता है कि कोई नए नवेले मियाँ बीवी कहीं जा रहे हैं। उसके बाद वो आगे बढ़ने लगता है। गाड़ी की तेल जो है वो ख़त्म होने वाली थी, तो शब्बीर को पेट्रोल पंप आने का इंतज़ार था जो कुछ किलोमीटर आगे था। वो आगे निकलते हैं और शब्बीर अभी भी पीछे देखता है रियर व्यू मिरर में, तो वो गाड़ी जो सफ़ेद रंग की एम्बेसडर है वो अभी भी पीछे पीछे आ ही रही थी। उसे देखकर वो मुस्कुरा रहा था, यही सोच रहा था कि नए मियाँ बीवी है गाड़ी में, क्योंकि उसे इस बात का तो पता नहीं था कि पीछे जो गाड़ी चल रही है वो गाड़ी नहीं बल्कि उसकी मौत है। इधर शब्बीर आगे पेट्रोल पंप आता है, तो वो गाड़ी को जैसे ही पेट्रोल पंप की तरफ मोड़ता है तो वो सफ़ेद रंग की जो एम्बेसडर है वो फिल्मी स्टाइल में शब्बीर के गाड़ी को ओवरटेक करते हुए आगे से घेर लेता है। और जैसे ही शब्बीर घिर जाता है एम्बेसडर से, उसे समझ में आ जाता है कि ये पूरा मामला है क्या। लेकिन इससे पहले कि शब्बीर अपने बंदूक की तरफ लपकता, वाइट एम्बेसडर से अमीरजादा, मन्या सुरभि जिसने इस पूरे प्लान को रचा था, और उसके साथ कुछ और लोग बंदूक और राइफल लेकर बाहर निकले और शब्बीर इब्राहिम के गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। एक ही पल में जो पेट्रोल पंप का पूरा इलाका होता है गोलियों से गूंज जाता है और जो इनकी चीखें होती है शब्बीर इब्राहिम और चित्रा की, वो अचानक से खामोशी में बदल जाता है। पोस्टमार्टम में पता चलता है कि शब्बीर के शरीर से 9 गोलियां निकली और उसके कार से लगभग 19 गोलियां। बाद में जब इस पूरे प्रोसेस के बाद उसके लाश को मुसाफिर खाने में लाया गया तो पूरा जो इलाका होता है वो दाऊद की माँ और उसकी 4 बहनों की चीखों से हिल जाता है एक तरह से। और जब दाऊद ने अपने पार्टनर इन क्राइम यानी कि अपने जिगरी भाई की लाश देखी तो एकदम अंदर से हिल गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर ये सब कैसे और कब हो गया। वो इस तरह से कहते हैं कि टूट गया था कि वो इस बात को कबूल ही नहीं कर पा रहा था कि उसकी भाई की जान चली गई है। और उसके बाद वो पूरी रात रोता रहा और पूरा मुसाफिर खाना देखता रहा दाऊद इब्राहिम को रोते हुए। लेकिन इस पूरे वारदात के बाद दाऊद बदले की आग में ऐसे जलने लगा कि कहते हैं एक नए दाऊद ने जन्म लिया। और फिर उसने अपने भाई का मौत का बदला ऐसे लिया कि ये कहानी इतनी इंटरेस्टिंग बन गई कि इस पर फिल्म भी बना। एक एक करके उसने मन्या सुरभि और अमीरजादा दोनों को मार दिया और ये कहानी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जैसा कि मैंने बताया, अभी इस पर फिल्म बनी है। पठान गैंग में समद खान का नाम सबसे ऊपर उछल रहा था। वो पैसा लेकर हत्याएं करने का काम किया करता था
अपने समय का सबसे महंगा सुपारी किलर था वो। वैसे समद खान को लोग करीम लाला की वजह से जानते थे, क्योंकि वो करीम लाला का अपना सगा भतीजा था। मुंबई अंडरवर्ल्ड में लोग उसे बिगड़े नवाब के नाम से भी जानते थे। पूरा नाम तो समद अब्दुल रहीम खान था उसका, लेकिन शॉर्ट में इसे समद पठान भी कहते थे। 28 साल की उम्र में ही क्राइम की दुनिया में उसने बदनामी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। समद पठान कितना खतरनाक और बेरहम था, इसका अंदाजा आप इस एक घटना से लगा सकते हैं कि एक बार समद ने मिस्टर जैन के नाम से सुपारी ली थी। मिस्टर जैन उस समय मुंबई के बांद्रा स्थित सी रॉक होटल में रुके थे। रात के लगभग 12 बजे समद होटल पहुंचा और मिस्टर जैन के कमरे में अपने गुर्गों के साथ जबरदस्ती घुस गया। अंदर आते ही उन्होंने सीधे मिस्टर जैन को पीटना शुरू कर दिया बेरहमी से। थोड़ी देर बाद समद ने अपने साथियों को रोका और उसने कहा मिस्टर जैन से कि अपने सारे कपड़े उतार लो। अचानक कोई इस तरह से आपको पीट दे इतने बेरहमी से तो डर के तो आप कुछ भी कर लेंगे। मिस्टर जैन ने भी अपने पूरे कपड़े उतार दिए। इसके बाद समद खान ने बॉलीवुड के गाने प्ले करना शुरू कर दिया और मिस्टर जैन से बोला, नाचो जब तक तुम्हारे पैर चलेंगे, तब तक ही तुम्हारी जान बची रहेगी। और खुद गब्बर बन सुबह तक उसे नचवाया और फिर फाइनली समद खान ने मिस्टर जैन के गले में अपना बेल्ट फंसाया और उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी। लेकिन जब समद खान ने अगले दिन न्यूज़पेपर देखा तो पता चला कि जिस आदमी की सुपारी उसे दी गई थी उसने उसे छोड़कर किसी और निर्दोष आदमी को मार दिया। मरने वाला का नाम था एसके जैन, जबकि जिस आदमी की सुपारी उसे मिली थी उसका नाम था रणवीर जैन। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में एक सुपारी किलर के लिए ऐसी मिस्टेक काफी ब्लंडर माना जाता है, इसलिए समद ने इस गलती को सुधारने का डिसीजन लिया। एक बार फिर से वो होटल सी रॉक में पहुंच गया। वहां अब वो रणवीर जैन का कमरा ढूंढता है, पता करवाता है और उसके बाद अपने सही टारगेट रणवीर जैन को भी निपटा देता है। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि असल में ये समद पठान इंसानियत के नाम पर कलंक था। हैवान तो वो था ही, लेकिन उसके अंदर हवस भी उतनी ही थी। वो लड़की जो भी उसे पसंद आ जाती थी वो उसके साथ जो चाहता था वो हैवानियत करता था और इस तरीके से पेश आता था कि कोई इंसान उस तरह से नहीं कर सकता है। समद खान अक्सर सोनिया महल नाम के एक डांस बार में जाया करता था, जो मुंबई का पहला डांस बार माना जाता है। इसी डांस बार में समद को स्टेज पर नाचती हुई एक लड़की पसंद आ गई। उसने उस लड़की को सबके सामने स्टेज से उठा लिया और अपने साथ ले गया। किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि उस वक्त समद खान को रोक सके। उस लड़की को वो वर्सोवा के एक फ्लैट में ले जाता है, उस फ्लैट में जो उसके गर्लफ्रेंड की फ्लैट थी। उसने वहाँ उस लड़की के साथ कई बार जबरदस्ती की। दूसरी तरफ जब वो लड़की घर नहीं पहुंची तो लड़की के पिता ने पता लगवाया कि आखिर उसकी बेटी कहाँ है। तब उसे पता चला कि वो तो सोनिया महल में बार डांसर का काम करती है। आपको बता दें कि ये जो लड़की है एक रेलवे एम्प्लॉय की बेटी थी, जो एक्स्ट्रा पैसा कमाने के चक्कर में डांस बार में नाचने जाया करती थी। लड़की के पिता को जब ये बात पता चलती है तो वो तुरंत सोनिया महल जाते हैं और वहाँ जाकर स्टाफ से अपनी बेटी के बारे में पूछते हैं। तब उन्हें ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। जब ये सब चीज़ उसके पिता को पता चलता है तो वो रोते रोते सबसे नज़दीक के जो पुलिस स्टेशन होता है, कुलाबा पुलिस स्टेशन, वहाँ पर पहुंचकर पुलिस स्टेशन इंचार्ज को समद खान के बारे में सब कुछ बताता है। पुलिस वाले को तो पहले ही समद खान के बारे में सब कुछ पता था। उन्होंने समद खान और लड़की का नाम सुनते ही समझ गए कि आखिर ये जो है वो कहाँ पर होगा। इसके बाद अपने साथ टीम लेकर वो सीधे उस फ्लैट पर पहुँच जाते हैं। पुलिस की टीम फ्लैट के अंदर पहुँचती है। लड़की एक कोने में रोते हुए उन्हें मिलती है। इसके बाद समद और उसके साथी अंजुम को अरेस्ट कर लिया जाता है। समद ने भी अपने अरेस्टिंग का कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि वो अच्छी तरीके से जानता था कि पुलिस और कानून उसकी जेब में है, वो कुछ ही दिनों में आसानी से छूट जाएगा। और हुआ भी यही। दरअसल अपनी बेटी के साथ इतना बड़ा जब कांड हुआ तो उस बाप ने कोई भी स्टेटमेंट ही नहीं दिया, कोई भी कंप्लेंट ही नहीं दर्ज करवाई, क्योंकि कौन भला ऐसे गुंडे के खिलाफ जाता, ऊपर से बदनामी होती जैसा वो सोचते थे उस वक्त, वो अलग। समद खान दोबारा से आज़ाद हो गया और जिस तरह की हैवानियत मैं बता रहा हूँ समद खान के बारे में, वो एक बार फिर से देखने को मिलता है। होता ये है कि पासपोर्ट एजेंट जो होता है सिंह ठाकुर के मर्डर में 2 आई विटनेस थे, गुलाम हुसैन और नासिर हुसैन। अब समद खान ने इन दोनों विटनेस को जेल में ही अपने दरबार में बुलाया। समद ने उन दोनों के कपड़े उतारवा कर उन्हें नंगा कर दिया और जेल के नाई को बुलवा कर उन दोनों के सुर को मुड़वा दिया।
दाढ़ी मूछ भी कटवा दी। इतना ही नहीं, आंखों के ऊपर आईब्रो जो होती है उसे भी कटवा दी। इसके बाद उसने सीधे सीधे दोनों को, जो आई विटनेस थे, उनको ये धमकी देता है कि अगर तुमने अपना मुंह खोला अदालत में जाकर, तो इस बार तो सिर्फ उस तरह जो है ऊपर ऊपर ही चला है, अगले बार सीधे तुम्हारे गले पर चलेगा, गर्दन काट दी जाएगी। दोनों गवाह कभी भी गवाही नहीं देते हैं, अदालत ही नहीं पहुंचते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारी मेन कहानी कहाँ है, दाऊद का क्या हुआ, किसका कत्ल करने वाला था वो। तो हुआ ये कि ये जो समद खान है, ये उस वक्त पूरे मुंबई का डॉन बनना चाह रहा था, और दूसरी तरफ था दाऊद इब्राहिम, जिसे ये भी लगता था कि उसके भाई शब्बीर कासकर के हत्या में समद खान का भी हाथ है, इसलिए वो समद खान के पीछे पड़ा हुआ था। लेकिन कहीं ना कहीं वो करीम लाला का लिहाज करके दाऊद इब्राहिम सब्र कर लेता था, वो उसे छोड़ दे रहा था। लेकिन आगे चलकर जो ये करीम लाला होता है, ये समद खान के नेचर से परेशान होकर हाजी मस्तान से सलाह लेता है। फिर पेपर में एक विज्ञापन दिया जाता है जिसमें करीम लाला अब सीधे तौर पर कहता है कि समद खान से मेरा जो है कोई लेना देना नहीं है। इस तरह से अब उसके ऊपर से चाचा का प्रोटेक्शन हट चुका था। ऐसे में समद खान ने अब दाऊद इब्राहिम की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना सही समझा। वो दाऊद से मिलने के लिए गया। उसने कहा कि शब्बीर कासकर की हत्या में उसका कोई रोल नहीं है। उसने अपनी पुरानी बातों के लिए माफ़ी मांगी। दाऊद उसकी हिम्मत देखकर काफ़ी इम्प्रेस हो गया। कुल मिलाकर इन दोनों में सुलह हो गई। लेकिन समद खान अपने वादे पर कायम नहीं रहा। दूसरे ही दिन उसने एक बार फिर से दाऊद का जो दूसरा भाई होता है नूरा, उससे झगड़ा कर लेता है और उसने नूरा को मार मार के एक तरह से समझिए कि अधमरा कर दिया। जब दाऊद ने इस बात को सुना तो उसका गुस्सा सातवें आसमान पर जा पहुंचा। लेकिन दाऊद उस समय कुछ भी रिएक्ट नहीं करता है। दाऊद के दिमाग में अब समद खान को ठिकाना लगाने का एकदम प्लान चल रहा था। फाइनली 4 अक्टूबर साल 1984 की यह बात है, जब समद खान अपने सिक्का नगर वाले फ्लैट में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मौज मस्ती कर रहा था। फिर सिगरेट का कस लगाते हुए वो बाहर निकला और लिफ्ट में सवार होकर ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचा। और जैसे ही लिफ्ट का दरवाज़ा खोला तो उसके चेहरे के रंग उड़ गए, क्योंकि सामने दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन खड़ा था। सभी के हाथ में बंदूकें थी। उन लोगों ने समद खान को देखा और उसके ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर दी और समद खान की कहानी खत्म। ये आखिरी बार था जब दाऊद ने किसी को अपने हाथ से मारा था। तो अब तक आपने दाऊद की कई कहानी सुनी, लेकिन दाऊद ने किसी को मारा था या नहीं, ये कहानी नहीं सुनी थी। आज की कहानी यही थी। और ये कहानी आपको कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नीचे लाल कलर का बटन दिख रहा होगा, उसे दबाकर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर नई कहानी का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुँचे। हम फिर मिलेंगे नए सफ़र में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।